देखिए विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहना वैसे उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें मूल रूप से जो पाश्चात्य देश हैं उनके अनुभवों के आधार पर जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण करने की कोशिश की। इस मॉडल में ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार एक समाज जो है वो विभिन्न जनांकिकीय अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से 1650 के बाद जो यूरोपियन वर्ल्ड है, विशेष तौर पे उन क्षेत्रों में किस प्रकार के जनांकिकीय परिवर्तन देखने को मिले। और इसमें ये माना गया कि विश्व के जो बाकी देश हैं वो भी इन सारे परिवर्तनों से होकर अवश्य गुजरेंगे। तो इस तरह से इस मॉडल को दिया गया था। शुरू में इसमें 3 अवस्थाओं की बात की गई थी, फिर इसमें 4 स्टेजेस की बात की गई, फिर इसमें 5 स्टेजेस की बात की गई। 4 और 5 स्टेजेस के बारे में इसमें बाद में और विस्तारित करते वक्त दिया गया। पूरा मॉडल जो है ये जो नेचुरल इंक्रीज है, अर्थात जिसको हम प्राकृतिक वृद्धि बोलते हैं, उस पर आधारित है। अर्थात इस मॉडल में हम मूलतः जन्म दरों और मृत्यु दरों के संदर्भ में जनसंख्या की स्थिति या जनसंख्या की अवस्था को देखते हैं। इसमें प्रवास जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस मॉडल की अब हम शुरुआत करते हैं और हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये मॉडल जो है इसमें किस तरह से जनांकिकीय जो अवस्थाएं हैं उनको बताने का प्रयास किया गया है। देखिए, जब हम जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत की बात करते हैं, तो बेसिकली जैसा मैंने अभी कहा कि इसको सिद्धांत कहना वैसे उचित नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक पाश्चात्य देशों के अनुभवों का सामान्यीकरण मात्र है। तो ज्यादातर हम इसको जनांकिकीय संक्रमण मॉडल के नाम से पुकारते हैं। इसमें जनसंख्या में वृद्धि या यूं कहें जनसंख्या में परिवर्तन, उसके क्रमिक चरण बताए गए हैं। हम परिवर्तन की बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत में तो इसमें देखा गया कि ये वृद्धि संगत दिखाई देता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसमें चौथी स्टेज जुड़ती है वहां पर ये वृद्धि काफी गौण हो जाती है। और जब 5वीं स्टेज जुड़ती है तो वहां पर जनसंख्या जो है वो डिक्लाइन करने लगती है, उसमें हमें ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा गया कि प्रत्येक देश जो है वो इन क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसीलिए जब हम जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की बात करते हैं तो हम प्रत्येक देश की जनसंख्या के लिए हम ये बात कहते हैं कि वहाँ की जन्म दरों और मृत्यु दरों की विशेषताओं के आधार पर वो देश कौन सी जनांकीय संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आज हम कहते हैं कि भारत जनांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था से गुजर रहा है, तीसरी अवस्था से गुजर रहा है। ठीक है। बहुत सारे यूरोपियन देश हैं जहां पर जन्म दरें मृत्यु दरों की तुलना में कम हो चुकी है, अर्थात वहां पर ऋणात्मक जनसंख्या परिवर्तन की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। थॉमसन, नॉटस्टीन, ब्लैकर, ये सब ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस जनांकीय संक्रमण मॉडल को विकसित करने में, तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। यह मॉडल जो है वो पश्चिमी देशों द्वारा अनुभूत जनसंख्या विकास पर आधारित है, अर्थात उनके अनुभवों के आधार पर इस मॉडल में कुछ सामान्यीकरण दर्शाए गए हैं और ये बताया गया है कि दुनिया के बाकी देश भी इन्हीं जनांकीय संक्रमणों की क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरेंगे। त्रिवार्था के अनुसार यह धारणा जनसंख्या के अनेक प्रकार के आंकड़ों को व्यवस्थित और आबद्ध और आपस में संबद्ध करता है। ऐसा उन्होंने जनांकीय संक्रमण के बारे में कहा। यह जनसंख्या के कालिक अनुक्रमण पर बल देता है, समय के साथ होने वाले परिवर्तनों पर। कालिक अनुक्रमण मतलब समय के साथ होने वाले परिवर्तनों पर बल देता है। तो जनसंख्या से संबंधित जो विद्वान है वो इसे जनसंख्या चक्र, और भूगोलवेत्ता इसे जनसंख्या संक्रमण
की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो जो जो जनांकीय विशेषज्ञ हैं वो इसे इसे पॉपुलेशन साइकिल के रूप में देखते हैं, और जो जोग्राफर्स हैं वो इसे पॉपुलेशन ट्रांजिशन के रूप में या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसमें दो आधारभूत चीजें हैं जिनको हमें संज्ञान में लेना चाहिए। नंबर 1 वो है जैव शारीरिक दृष्टि से मनुष्य समान है जो पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मनुष्य प्रजाति है उसके सब लोगों को एक समान माना गया है, और ये कहा गया है कि ये सभी लोग जो है वो जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो उसमें संलग्न रहते हैं। दूसरी इसकी जो मान्यता है वो है जनसंख्या की सांस्कृतिक विविधताएं तथा आर्थिक विकास की अवस्था जन्म और मृत्यु के प्रतिरूपों को जन्म देते हैं, जिससे जनांकी के संक्रमण के विभिन्न चरण निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हमें विशेष तौर पे ध्यान देनी है कि ये पूरा मॉडल जो है ये किस प्रकार की मान्यताओं पर टिका हुआ है। नंबर 1, ये मॉडल कहता है कि जो मानव प्रजाति का प्रत्येक सदस्य है ना, अर्थात सभी मनुष्य, वो शारीरिक शारीरिक दृष्टि से समान है, और सभी के सभी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, वो उसके अंदर लीन है, उसके अंदर संलग्न है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जनसंख्या की सांस्कृतिक विशेषताएं है ना, और उसकी आर्थिक विकास की अवस्था। तो ये बेसिकली हम इसको पूरे रूप में देखें तो ये आता है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के सभ्यता विकास का स्तर, है ना। सो द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन को ये बताता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सांस्कृतिक विविधताएं और आर्थिक विकास की अवस्था जन्म और मृत्यु दरों के प्रतिरूपों को जन्म देती है, और ये जो मॉडल है जनांकीय संक्रमण मॉडल, ये पूरी तरह से जन्म और मृत्यु के प्रतिरूपों पर निर्भर है। तो जन्म और प्रतिरूपों के मृत्यु के प्रतिरूप यदि किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले समुदाय की सांस्कृतिक विशेषताओं और यदि उसके आर्थिक विकास की अवस्था पर निर्भर है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताएं और आर्थिक विकास की अवस्था वहां की जनांकीय संक्रमण की जो अवस्था है उसको तय करती है। ठीक है, और हर एक समाज जो है वो विभिन्न प्रकार की जनांकीय जो संक्रमण की अवस्थाएं हैं उनसे होकर गुजरता है। अब देखो, जनसंख्या संक्रमण की विभिन्न अवस्थाएं, उन पर अब हम चर्चा करेंगे, इस मॉडल की अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ट्रिवार्था ने इसके लिए जो शब्दावली यूज की वो हमें ध्यान देना है। ट्रिवार्था इसमें कहता है कि इसमें जो सबसे पहले अवस्था है वो है पूर्व औद्योगिक, प्री इंडस्ट्रियल। दूसरी है पूर्व पश्चिमी, अर्ली वेस्टर्न। और तीसरी है आधुनिक पश्चिमी, अर्थात मॉडर्न वेस्टर्न। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाएं वो बताता है। प्री इंडस्ट्रियल की कंडीशन वो है जहां पर समाज पिछड़ा हुआ है, ठीक है, जन्म और मृत्यु दरें दोनों उच्च हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो मृत्यु दरें हैं उन पर थोड़ा सा नियंत्रण आता है, पूर्व पश्चिमी अवस्था के नाम से वो इसको बुलाता है। और उसके बाद में जन्म और मृत्यु दर दोनों नियंत्रित होते हैं, वो आधुनिक पश्चिमी की संज्ञा देता है। ठीक है, बाद में प्रोफेसर नॉटस्टाइन ने इसे संक्रमण से पूर्व अर्थात प्री ट्रांजिशनल, संक्रमण कालीन अर्थात ट्रांजिशनल, और संक्रमण के पश्चात अर्थात पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज के लिए कहा। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो तीन अवस्थाएं बताई है, संक्रमण से पूर्व की अवस्था जो है उसको ऐसी अवस्था माना गया है जिसमें जन्म और मृत्यु दरें दोनों उच्च है। ठीक है, और जैसे ही मृत्यु दरों में थोड़ी सी कमी आनी शुरू होती है, वहां से ट्रांजिशन फेज शुरू होता है, अर्थात संक्रमण की अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, और संक्रमण की अवस्था के अंदर हम पूरी अवस्था के अंदर हम मृत्यु और जन्म की दरों में बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। और उसके बाद जब संक्रमण के पश्चात की स्थिति आती है, पोस्ट ट्रांजिशनल फेज आता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि पुनः जन्म और मृत्यु दरें हैं वो एक निचले स्तर पर आकर और लगभग समान हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो सीपी ब्लेकर महोदय हैं वो इसको और विस्तारित करते हैं, और ब्लेकर इसके अंदर फोर्थ और फिफ्थ स्टेज जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले वो चार अवस्थाएं बताते हैं, और बाद में लेटर ऑन वो इसमें पांचवी अवस्था जो है उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, अब हमें देखो इसकी जो अवस्थाएं हैं, पहली है ऊंची स्थिरता, हाई स्टेशनरी। उसके बाद आती है शीघ्र बढ़ने वाली, अर्ली एक्सपांडिंग।
फिर आती है धीरे धीरे बढ़ने वाली लेट एक्सपांडिंग, फिर आती है नीची स्थिरता लो स्टेशनरी। हमें पहले इन शब्दावलियों के आधार पर मॉडल को समझना चाहिए। तो क्यों ना हम पहले इसके डायग्राम को और ये जो शब्दावलियां हमने देखी है, ये शब्दावलियां क्यों यूज की गई है, हम उन सब चीजों को पहले संज्ञान में लेते हैं। और उसके लिए मैं लिए चलता हूं आपको एक डायग्राम के ऊपर। देखिए इस डायग्राम को गौर से देखिए। इस डायग्राम के अंदर जो कुछ चीजें जिन पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सबसे पहले ये देखिए कि ये इसका जो वाई अक्ष पर हम देखते हैं कि कुछ संख्याएं दी हुई है प्रति हजार में। देखिए ये जो निशान है ये प्रति हजार का निशान है, पर थाउजेंड का निशान है। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, ये जो 10 पर थाउजेंड, 20 पर थाउजेंड, 30 पर थाउजेंड, 40 पर थाउजेंड, ये जो रेट्स हैं ये हैं क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स। ये सीबीआर और सीडीआर है। ठीक है, अब देखिए जो इसकी एक्स एक्सिस है, अर्थात जो इसकी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, उसके ऊपर क्षैतिज एक्सिस के ऊपर देखिए यहां पर 1650 से लेकर और 2000 तक का समय अंकित है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल नंबर वन ये समय आधारित है। ठीक है, और नंबर टू इसमें बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स जो है उसके आधार पर विभिन्न अवस्थाएं बताई जाने की कोशिश की गई। अब ये जो पहली स्टेज है यहां से लेकर और यहां तक, अर्थात यहां तक, यहां तक, ये जो पहली स्टेज है, इस पहली स्टेज के अंदर जिसको हम हाई फ्लक्चुएटिंग कहा गया है, ठीक है, हम इसको हाई स्टेशनरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों क्यों कहते हैं मैं वो बता देता हूं। हाई फ्लक्चुएटिंग कहने का जो कारण ये है कि कई बार ये शब्दावली मिल जाती है, तो वो कहने का कारण ये है क्योंकि जन्म और मृत्यु दरें बहुत ज्यादा ऊंची रहती है ना, और उनमें गिरावट आती है, फिर ऊपर चढ़ जाती है, गिरावट आती है, फिर ऊपर चढ़ जाती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, बहुत ज्यादा ऊपर बनी रहती है। ठीक है, स्टेशनरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें से दोनों दरें जो है वो ऊंची है, जन्म दरें भी और मृत्यु दरें भी। तो इसमें किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में लोग जुड़ते भी बहुत है, ठीक है, जन्म दरों के कारण, तो लोग कम भी बहुत होते हैं मृत्यु दरों के कारण। इसलिए कुल मिला के इस अवस्था में वृद्धि की दशाएं जो है वो बहुत कमजोर है। तो लगभग लगभग स्थायित्व जैसी सी दशा मिलती है, एक स्टेशनरी कंडीशन मिलती है। ठीक है ना, और यही कारण है कि हम इसको हाई स्टेशनरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी तो है लेकिन वो उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दरों के संबंध से बतलाई जा सकती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं, तो ये अवस्था जिसमें हमें थोड़ा सा स्थायित्व नजर आता है, ये ऊंची स्थायित्व की अवस्था है। ठीक है, यहां से जहां से हम ये कह सकते हैं कि भाई यहां से दूसरी अवस्था जो है उसकी शुरुआत होती है। तो जैसे ही समाज इस स्थिति से निकलकर और इधर आने लगे, अर्थात मृत्यु दरों में तेजी से गिरावट आए, है ना, ये देखो ये मृत्यु दरें लगातार गिर रही हैं, है ना, और जन्म दरों में कोई खास परिवर्तन नहीं है, वो फ्लक्चुएट कर रही है लेकिन उसमें ज्यादा चेंज हमें दिखाई नहीं देता। क्लियर? इस बिंदु तक, यहां तक आते आते जन्म दरों और मृत्यु दरों का जो अंतर है वो सर्वाधिक हो जाता है। ठीक है, और यहीं तक दूसरी स्टेज को माना जाता है जिसको बोलते हैं अर्ली एक्सपांडिंग। अर्ली एक्सपांडिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो शुरुआती काल है जब जनसंख्या की वृद्धि जो है वो थोड़ी सी गति पकड़ने लगती है ना, और जनसंख्या की वृद्धि जो है, ये अंतर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जनसंख्या की वृद्धि जो है वो तेज होती जा रही है। और ये जो पूरा का पूरा जो छायांकित क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा छायांकित क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक वृद्धि को बताता है, नेचुरल इंक्रीज को बताता है, प्राकृतिक वृद्धि को बताता है, अर्थात जन्म और मृत्यु दरों के अंतर को दर्शाता है।
ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इस अवस्था में हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे मृत्यु दर नीचे गिरती है, तो मृत्यु दर के नीचे गिरने के साथ साथ, क्योंकि जन्म दरों में गिरावट नहीं आ रही है, ठीक है, तो मृत्यु दर और जन्म दरों में अंतर बढ़ता जाता है। और जब वो अंतर बढ़ता जाता है तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब जनसंख्या विस्फोट की जैसी स्थिति हो जाती है, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दरें जो है, ठीक है, उनकी यदि तुलना करते हैं तो जन्म दरें काफी ऊंची बनी रहती है और मृत्यु दरों में काफी गिरावट देखने को मिलती है। वहां से वहां से जैसे यहाँ पर मृत्यु दरें काफी गिर गई, तो यहाँ से स्थिति आती है विस्फोट की, और ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति चलती है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है जब जन्म दरों और मृत्यु दरों का अंतर सर्वाधिक होता है, और वहीं पर हम जो तीसरी स्टेज है, ठीक है, उसकी शुरुआत मान लेते हैं उसके बाद, और वहां तक दूसरी स्टेज को माना जाता है। अब जब तीसरी स्टेज अर्थात इसके आगे, इस लाइन के आगे, है ना, इस लाइन के आगे जब हम चलते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि जन्म दरों में भी हमें धीमी धीमी गिरावट देखने को मिलती है। स्पष्ट रूप से हमें जन्म दरों में गिरावट देखने को मिलती है। मृत्यु दरों में गिरावट तो हो रही है, लेकिन मृत्यु दरों में अब जो गिरावट है, ठीक है, उसकी गति उतनी तेज नहीं होती। कुल मिला के जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों के बीच का अंतर लगातार कम होता जाता है। इसीलिए इसको कहा गया है लेट एक्सपांडिंग, क्योंकि ये जो बढ़ने का काल है, ये जो पूरा अवस्था 2 और अवस्था 3 को मिलाकर ये पूरा का पूरा अच्छी वृद्धि का काल है। तो शुरुआती काल में वो वृद्धि तेज होती जाती है। क्यों तेज होती जाती है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दरों का अंतर लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि मृत्यु दरें तेजी से गिरती रहती हैं और जन्म दरों में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं शुरुआती वृद्धि का काल। बाद के काल में क्या होता है कि जन्म दरों के साथ साथ मृत्यु दरें भी गिरने लगती है, और मृत्यु दरें जन्म दरों की जो जन्म दरें मृत्यु दरों की तुलना में ज्यादा तेज गिरती है, ठीक है। तो देखिए दूसरी स्टेज में जन्म दरों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा और मृत्यु दर तेजी से गिर रही। तीसरी स्टेज में मृत्यु दर तो गिर रही है आगे भी, लेकिन जन्म दरों में भी गिरावट दिखाई देती है। जन्म दरों में गिरावट मृत्यु दरों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। यही कारण है कि ये जो दोनों के बीच का गैप है, जन्म दर और मृत्यु दर के आरेखों के बीच का जो गैप है, वो लगातार सिकुड़ता जाता है, कम होने लगता है, और जहां पर ये गौण हो जाता है वहीं पर तीसरी अवस्था समाप्त हो जाती है। और चूंकि इस तीसरी अवस्था में वृद्धि दरें जो है वो धीमी होने लगती है, इसीलिए इसको लेट एक्सपांडिंग स्टेज कहा जाता है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है अर्ली एक्सपांडिंग से, ठीक है। अब देखिए इसमें कि अब एक स्थिति ऐसी आती है जब मृत्यु दरें इतनी गिर जाती है कि अब उनका और जो गिरने की संभावना बहुत कम रह जाती है। जन्म दरें भी बहुत नीचे आ जाती है, ठीक है। तो दोनों कम हो गई, जन्म दरें भी कम हो गई और मृत्यु दरें भी कम हो गई। तो इसे कहते हैं, और कम भी हो गई और दोनों लगभग बराबर रेट से चल रही है। तो हमें ज्यादा हमें जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक स्टेशनरी, एक स्थायित्व जैसी अवस्था आती है, लेकिन यहाँ पर हम इसको लो स्टेशनरी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्थायित्व आ रहा है उसके साथ साथ जन्म और मृत्यु दरें निम्न है, इसलिए हम इसको लो स्टेशनरी की संज्ञा देंगे, ठीक है। इस अवस्था में फ्लक्चुएशन भी काफी कम होते हैं, है ना, उतार चढ़ाव काफी कम होते हैं, इसलिए इसको लो दिस लॉ फ्लक्चुएटिंग भी कहा जाता है। इसके बाद की अवस्था में हम ये देखते हैं कि जो मृत्यु दरें हैं उनसे भी जन्म दरें जो है वो नीचे पहुंच जाती है, ठीक है। और उसका नतीजा ये होता है कि इस अवस्था के अंदर अब जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक होने लगती है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक होने लगती है। इस अवस्था को बाद में ब्लैकर ने जोड़ा था, ठीक है। तो ये अब इस पूरे ग्राफ के अंदर हमने देखा कि हमने चर्चा की केवल दो परिवर्तनों की समय के साथ, मृत्यु दरों में परिवर्तन और जन्म दरों में परिवर्तन, ठीक है। और हमने देखा कि जन्म और मृत्यु दरों का जो अंतर है वो किस तरह से बदलता है, और इनके बीच का अंतर जो है
वो प्राकृतिक वृद्धि को बताता है ना, नेचुरल इंक्रीज को बताता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड है, यहाँ पर 1650 से लेकर और लगभग लगभग ये मान लीजिए कि आप 1740 के आसपास तक इस समाज में जन्म दरें और मृत्यु दरें दोनों काफी उच्च हैं, और जनसंख्या में वृद्धि दर है वो गौण है, वो ठीक है, बहुत कमजोर है। लेकिन जब 1740 के बाद मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जब वहां पे सुधार होता है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे मृत्यु दरों में काफी नियंत्रण आता है, अर्थात वो काफी तेजी से नीचे गिरती है। लेकिन उस समय भी हम जन्म दरों को नीचे नहीं ला पाते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात है, जहां की स्टडी के आधार पर इस मॉडल को दिया गया, ठीक है। उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आती है जब इनके बीच का अंतर, अर्थात जन्म दरों और मृत्यु दरों का के बीच का अंतर सर्वाधिक हो जाता है, ठीक है। ये अवस्था जो है सर्वाधिक वाली अवस्था, इसके दाएं बाएं दोनों क्षेत्र जो हैं जहां पर उच्च प्राकृतिक वृद्धि देखने को मिल रही है, वो सारे के सारे क्षेत्र जो हैं वो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से होकर गुजर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं, जब और आगे बढ़ते हैं, तो मृत्यु दरों में भी हमें काफी डिक्लाइन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और अब डेथ रेट्स जो हैं वो तो धीमी गति से गिरती है, लेकिन जो बर्थ रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी तेज गति से गिरती है, ठीक है। नतीजा ये आता है इस स्टेज में कि जनसंख्या में वृद्धि तो होती है, लेकिन अब विस्फोट की जो स्थिति है वो नियंत्रण में आने लगती है, ठीक है। और इस अवस्था के अंत में जन्म दरें और मृत्यु दरें लगभग समान हो जाती हैं और काफी नीचे गिर चुकी होती हैं। इसके बाद अब जनसंख्या में वृद्धि जो है वो एकदम से गौण हो जाती है, और यही कारण है कि इसे हम लो स्टेशनरी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इस अवस्था में ये जो मृत्यु और जन्म दरें हैं उनके अंदर उतार चढ़ाव भी बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसको लॉ फ्लक्चुएटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, हमें अच्छी तरह पता लग गया इस ग्राफ से कि हम जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल जर्नी है वेस्टर्न वर्ल्ड की, ठीक है, जिसको बाद में जो अन्य क्षेत्र हैं, ठीक है, दुनिया के, उनके लिए सामान्यकृत किया गया और ये कहा गया कि इसको हम दुनिया के प्रत्येक देश जो है उसकी जनांकीय विशेषताओं को बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके सामने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का एक और मॉडल है, उसको थोड़ा गौर से देखिए। इस मॉडल में दो चीजों को और बताने की कोशिश की गई, उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पहली अवस्था है, ये जो पहली अवस्था है जिसमें जन्म और मृत्यु दरें दोनों ऊंची हैं, ठीक है, और दोनों लगभग लगभग बराबर हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, तो प्राकृतिक वृद्धि कमजोर है और वो कभी धनात्मक हो रही है और कभी ऋणात्मक हो रही है। कुल मिला के जो जनसंख्या है उसमें स्थायित्व है, और क्योंकि हाई रेट्स है और स्थायित्व है इसलिए हम इसको कहते हैं हाई स्टेशनरी। अब इस अवस्था में हमें साफ पता लग रहा है कि जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि बहुत धीमी होती है। इसलिए देखिए, इस पूरी अवस्था में जो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, उसमें हमें बहुत कम परिवर्तन या बहुत कम वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए, दूसरी स्टेज शुरू होती है। जन्म दरों में हमें लगभग ना के बराबर गिरावट देखने को मिलती है, मृत्यु दरें बहुत तेजी से गिरती हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब जन्म दरें और मृत्यु दरों के बीच का अंतर सर्वाधिक हो जाता है, वहां तक ये दूसरी अवस्था चलती है। और इस अवस्था में चूंकि ये एक तरह से
ये विस्फोट की तरफ ले जा रही है, जनसंख्या विस्फोट की तरफ ले जा रही है। ठीक है, इस अवस्था के अंत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखने को मिलती है। इसीलिए ग्राफ देखिए टोटल पॉपुलेशन का तेजी से ऊपर बढ़ता है। ग्राफ देखिए प्राकृतिक जो वृद्धि का तेजी से ऊपर बढ़ता है। ठीक है, तीसरी अवस्था में आते आते जन्म दरों में भी गिरावट दिखाई देती है। जैसे भारत में भी पिछले 2-3 दशकों से हम देख रहे हैं कि हमारी जन्म दरों में हमें एक स्पष्ट डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि भारत दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है ना। थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में भारत आज की तारीख में है। तो ये जो अवस्था जो दूसरी है, इसमें जो लेटर फेज है, इसका जो बाद वाली स्थिति है, उसमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन जाती है। और यही कारण है कि देखिए प्राकृतिक वृद्धि जो पहली अवस्था में ना के बराबर है, वो एकदम से शुटअप करती है दूसरी अवस्था में, और एक बार कुछ समय तो के लिए तो तीसरी अवस्था में भी वो बढ़ती जाती है, और बाद में उसमें तेजी से गिरावट आती है, और बाद में ये लगभग स्थिर हो जाती है। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन में यदि इंक्रीज हम देखें, क्योंकि अब पॉपुलेशन का बेस काफी चौड़ा हो जाता है दूसरी अवस्था के अंत तक। ठीक है, तो उसमें और लगातार वृद्धि होती जाती है। जो तीसरी अवस्था है, इसमें भी जनसंख्या की वृद्धि जो है शुरुआत में काफी तेज होती है और धीरे 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 धीमी पड़ती है। ठीक है, जो चौथी अवस्था है, ठीक है, चौथी अवस्था है, उस अवस्था में हम ये देखते हैं, क्योंकि ध्यान रखना हम अवस्थाएं जो है वो काम ले रहे हैं जो हमने पीछे सीखी। ठीक है, हम इसको पहली, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इसको चौथी अवस्था बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज जो है वो थोड़ा सा धीमा पड़ता है, थोड़ा धीमा पड़ता है। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि भी काफी कमजोर पड़ जाती है। और ये जो थर्ड स्टेज है, ये सॉरी फोर्थ स्टेज, थर्ड नहीं फोर्थ स्टेज है ना, जो लो स्टेशनरी या लो फ्लक्चुएटिंग की स्टेज है। ठीक है, इस स्टेज के बाद हम देखते हैं कि मृत्यु दरें जो है, मृत्यु दरें वो जन्म दरों से ज्यादा है, मृत्यु दरें जन्म दरों से ज्यादा है। तो अब यहाँ पर पॉपुलेशन में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ये देखिए आप। ठीक है, और नेचुरल इंक्रीज है वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है जिसकी बात हम कर रहे थे। इन सारी स्टेजेस को हमने बहुत गहराई से देखा है। ठीक है, फिर भी हम इसमें से थोड़ी बहुत जो बारीक चीजें उनको देख लेते हैं। देखिए, ऊंची स्थिरता या हाई स्टेशनरी, ठीक है, इसको हाई फ्लक्चुएटिंग भी कहा जाता है। इससे हमारा क्या तात्पर्य है? ठीक है, यहाँ जन्म और मृत्यु दरें दोनों ऊंची होती है। जन्म दरें 75 प्रति हजार से भी अधिक तक भी देखने को मिलती है। ग्राफ में हम जनरली इसको 30-35 के आसपास दिखाते हैं। ठीक है, मृत्यु दरें भी काफी ऊंची होती है और लगभग जन्म दरों के बराबर होती है। दोनों ही अनियंत्रित और उच्च होने के कारण जनसंख्या के आकार में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि अथवा ह्रास नहीं होता। जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग उतनी ही बनी रहती है, अभी हमने ग्राफ में भी देखा था पहली अवस्था। ठीक है, जनसंख्या लगभग स्थिर अथवा अल्प वृद्धि अथवा अत्यल्प ह्रास युक्त होती है। तो जनसंख्या या तो मोटे तौर पे स्टेशनरी जैसी दिखाई देती है, उनमें स्थायित्व होता है, स्थिर होती है, अथवा उसमें बहुत धीमी वृद्धि होती है। ठीक है, और अथवा वो उसमें अत्यल्प ह्रास होता है, अर्थात या तो थोड़ी सी वृद्धि होगी या थोड़ी सी कमी होगी, और या वो लगभग लगभग स्थिर रहेगी। टिवार्था ने इसे कहा प्री इंडस्ट्रियल, है ना, पूर्व औद्योगिक अवस्था। अभी अभी हमने देखा था, है ना, ये देखिए प्री इंडस्ट्रियल। ठीक है, और नॉटेस्टाइन इसे पूर्व संक्रमण की अवस्था कहता है। किसको? ऊंची स्थिरता वाली पहली अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में स्थित देश कृषि प्रधान और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े होते हैं। तो आज भी जो देश इस अवस्था में है वो मूलतः प्राइमरी एक्टिविटीज और उसमें सबसे प्रधान है खेती। ठीक है, एग्रीकल्चर उसमें ज्यादा लगे हुए हैं, है ना। ठीक है, और आर्थिक दृष्टि से वो काफी पिछड़े हुए हैं।
यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी काफी कमजोर हैं और शिशु मृत्यु दर भी उच्च है। जीवन प्रत्याशा के लिए बड़े परिवार को पसंद किया जाता है। जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है कि हम जो है वो आज जो पैदा हुआ है वो लगभग कितने वर्ष जिएगा, है ना, वो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा इन देशों में शिशु मृत्यु दर उच्च होती है। जीवन प्रत्याशा के लिए बड़े परिवार को पसंद किया जाता है। दुर्भिक्ष, है ना, अर्थात ये जो जितने भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी बात चल रही है। दुर्भिक्ष, संक्रामक बीमारियां, युद्ध, बाढ़, भूकंप आदि प्रकोपों से पीड़ित होने के कारण जनसंख्या में मृत्यु दर काफी ऊंची होती है और इन पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं होता उस समय। और चूंकि हमारा इन पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम ये देखते हैं कि इस अवस्था में ये सभी कारण बनते हैं उच्च मृत्यु दरों की। ठीक है, ये स्थितियां पश्चिमी यूरोपीय भागों में 1950 से लेकर लगभग 1740 का जो काल है उसके बीच में पाई जाती थी। ठीक है, आज भी बहुत सारे समाज ऐसे हैं ग्लोब के ऊपर जो इस अवस्था से गुजर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इस पर काबू पा ले रहे हैं क्योंकि इसमें जो दुर्भिक्ष है, संक्रामक बीमारियां हैं, ठीक है, ऐसी स्थितियों में अब बाहरी सहयोग से मृत्यु को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अफ्रीका तथा पूर्वी द्वीप समूह के कुछ दुर्गम भागों में आज भी यही अवस्था पाई जाती है। 1921 से पूर्व भारत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी जनसंख्या संक्रमण की यही अवस्था थी। अब हम जब दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो दूसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दरें तो उच्च बनी रहती है लेकिन तेजी से मृत्यु दरें घटती है और इसके कारण क्या होता है, जन्म दरों और मृत्यु दरों के बीच का अंतर तेजी से बढ़ने लगता है और उसके बढ़ने का फलस्वरूप जो है वो क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि भी तेज बढ़ती है और परिणाम ये होता है कि पूरी जनसंख्या है उस क्षेत्र की वो काफी तेज बढ़ती है और इस अवस्था में जन्म दरें 30 से 40 प्रति हजार के बीच हमें देखने को मिलती हैं और फिर देखते हैं कि धीरे धीरे मृत्यु दरें जो है वो काफी नीचे गिरने लग जाती है। मृत्यु दरें 15 से 20% 15 से 20 प्रति हजार के बीच अथवा उससे भी कम होती है। तो ऐसी अवस्था में जो एनुअल ग्रोथ रेट्स हैं, ठीक है, वो काफी ऊंची पहुंच जाती है और वो 2 से 3% के बीच रहती है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि औसतन, हम औसत की यदि बात करें तो हम ये देखते हैं कि परिवार में 4 से 6 बच्चे होते हैं। 4 से 6 बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो औसत बच्चे हैं, ठीक है, यदि हम इसको प्रॉक्सी वेरिएबल के रूप में देखें तो टीएफआर जो है वो इसके मापन के लिए हमारे लिए काफी उत्तम साबित हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए उससे इससे इतर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस श्रेणी में राष्ट्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा औद्योगिकरण से अधिक विकास होता है। ठीक है ना, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण की स्थिति देखने को मिलती है, तो बहुत हद तक हम जैसे बेरोजगारी है, भुखमरी है, इन पर थोड़ा थोड़ा हमारा नियंत्रण बढ़ता है और ये भी कारण बनते हैं मृत्यु दरों के नीची होने के, है ना। और इसके साथ साथ जो मूल कारण है वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का धीरे धीरे मजबूत होना। ठीक है, तो इस श्रेणी में राष्ट्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिकरण से आर्थिक विकास होता है, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होता है। ठीक है, और उससे जो जितनी भी जो संक्रामक बीमारियां हैं, है ना, इन पर नियंत्रण होता है और कृषि उत्पादन में वृद्धि से दुर्भिक्षों का भी अंत होता है, अर्थात जो ड्रॉट्स आते हैं, है ना, जो अकाल आते हैं,
ठीक है, उनका भी प्रभाव कमजोर पड़ता है, क्योंकि अब यदि वहां पर अनाज पैदा नहीं होता तो बाहर से हम लोग सप्लाई देने में सक्षम हैं। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर तथा दक्षिणी अफ्रीका देश महाद्वीप में जनसंख्या विकास की यह अवस्था कई देशों में दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब अगला जो है, क्योंकि इसकी अंतिम अवस्था जो है वो विस्फोट को इंगित कर रही है ना, तो दूसरी अवस्था का जो अंतिम पड़ाव जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को बताता है, और तीसरी अवस्था का शुरुआती पड़ाव जो है वो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था को बताता है, अर्थात ये कंटिन्यू है, ये लगातार है। अब तीसरी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर गिरने लगती है और मृत्यु दर में उससे भी अधिक ह्रास होता है। ठीक है, तो अ, अ, एक स्थिति ऐसी आती है जब बाद में जन्म दरें ज्यादा तेज गति से गिरती हैं, और फाइनली जब ये स्टेज खत्म होने लगती है उस समय जन्म और मृत्यु दरें दोनों काफी गिर चुकी होती है। अब वो लगभग लगभग अगली अवस्था में लगभग लगभग बराबर बनी रहती है। तो जन्म दरें यहाँ 20 से 30 प्रति हजार तक देखने को मिलती है, जबकि मृत्यु दरें 10 से 15 प्रति हजार तक होती है। ठीक है, फिर देखो कृषि का आधुनिकरण तथा उद्योगों का विस्तार होता है ना, इसी अवस्था में, और औद्योगिक उन्नति के कारण नगरीकरण में भारी वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये जो थर्ड स्टेज है इसके अंदर हम रैपिड अर्बनाइजेशन की स्थिति देखते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं का के विस्तार तथा जनसंख्या में सामान्य वृद्धि हमें देखने को मिलती है। अर्जेंटीना, भारत, चिली, उरुग्वे और दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय देश, कैरेबियन देश, अनेकों ऐसे भाग है दुनिया में जो इस तीसरी अवस्था से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, भारत भी उनमें से एक है। ऊपर के दो चरणों को त्रिवार्था पूर्व पश्चिमी, है ना, पूर्व पश्चिमी अर्थात अर्ली वेस्टर्न तथा नॉर्टेस्टाइन संक्रमण कालीन नाम देता है, दोनों को मिला के, है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है दूसरी और तीसरी, दोनों को मिला के। ठीक है, अब देखो ऊपर के दो चरणों को त्रिवार्था ने पूर्व पश्चिमी, अर्ली वेस्टर्न तथा नॉर्टेस्टाइन ने इसको क्या कहा, संक्रमण की अवस्था से इसको प्रतिबोधित किया। अब है लो स्टेशनरी। लो इसलिए क्योंकि जन्म दरें और मृत्यु दरें दोनों काफी नीची है। ठीक है, दोनों काफी नीची है, जन्म दरें भी और मृत्यु दरें भी। ठीक है, और दोनों काफी गिर जाती है, दोनों लगभग बराबर रहती है, तो उनमें एक स्थायित्व देखने को मिलता है ना, एक स्थिरता जैसी स्थिति देखने को मिलती है, और उसे कहते हैं हम लो स्टेशनरी। क्योंकि ये स्थिरता जन्म और मृत्यु दरों के काफी निचले मानों के साथ है, इसीलिए इसको हम लो स्टेशनरी कह देते हैं। ठीक है, जन्म और मृत्यु दर दोनों अति निम्न तथा संतुलित होती है। ठीक, जनसंख्या इसमें स्थिर होने लगती है और वृद्धि या तो नहीं होती या ना के बराबर होती है। जन्म दरें सामान्यतः 10 से 50 प्रति हजार और मृत्यु दरें सामान्यतः 10 प्रति हजार पाई जाती है। ठीक है, उन्नत अवस्था का द्योतक है। इस श्रेणी के देशों में कृषि और औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण चरम सीमा पर होता है। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण यहाँ पर चरम सीमा पे होता है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के कुछ देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश इसी अवस्था में हैं, और इस चरण में परिवार के 2 बच्चों का लक्ष्य होता है तथा परिवार नियोजन के साधनों को व्यापक रूप से अपनाया भी जाता है। ठीक है, जनसंख्या शिक्षित, उच्च आय वर्ग और उन्नत जीवन स्तर से युक्त होती है। ठीक है, ना संसाधनों की कमी होती है, ना आय की कमी होती है, और ट्रिवार्था ने इसे आधुनिक पश्चिमी, मॉडर्न वेस्टर्न, और नॉर्टेस्टाइन इसे संक्रमण के पश्चात की अवस्था बोलते हैं, है ना। अब 4 अवस्थाएं होगी। अब ब्लैकर महोदय जो है वो इसमें 5वीं अवस्था और जोड़ते हैं। तो ब्लैकर ने घटने वाली जनसंख्या की एक 5वीं अवस्था का उल्लेख किया, और इस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से भी कम होने लगती है। जन्म दरें मृत्यु दर से भी कम होने लगती है। ठीक है,
और हम देखते हैं कि जनसंख्या घटने लगती है, परिवार नियोजन के साधन इतने व्यापक रूप से अपनाए जाते हैं कि जन्म दर जो है घटकर मृत्यु दर से भी नीचे चली जाती है। ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म जो है वो काफी अपनाया जाता है। रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन आदि अनेकों देश जो है वो इसके उदाहरण हो सकते हैं। सीपी ब्लेकर के अनुसार दूसरी और तीसरी अवस्थाएं जनसंख्या विस्फोट की हैं, क्योंकि जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि इसी काल में हमें देखने को मिलती है। और प्रोफेसर कागबिल के अनुसार जनसंख्या एस चक्र के रूप में बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि के का क्रम प्राकृतिक जो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, एक सेकंड में स्लाइड थोड़ा सा रुकी है, हाँ ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का जो क्रम है वो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की जो स्थिति है, ठीक है, उसके साथ साथ अब हमें बदलता दिखाई देता है और उसमें काफी हमें स्थिरता जैसी स्थिति नजर आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम ये चारों अवस्थाएं, पांचों अवस्थाओं की चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, आप यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो ये जो हाई स्टेशनरी स्टेज है, पहली स्टेज, जब जन्म और मृत्यु दरें दोनों बहुत ऊंची है, ठीक है, उस समय देखिए हम देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए समाज हैं, है ना, वो वो कई जगह इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। यहाँ बर्थ और डेथ रेट्स दोनों काफी ऊंची होती है। प्राकृतिक वृद्धि जो है वो ना के बराबर होती है, क्यों? क्योंकि ये स्थिर अवस्था है, स्टेशनरी है ना, तो यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि जो है वो बहुत धीमी होती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें दूसरी अवस्था, ठीक है, तो दूसरी अवस्था के अंदर हम ये देखते हैं कि तेजी से मृत्यु दर गिरती है, लेकिन जन्म दरों में खास परिवर्तन जो है वो दिखाई नहीं देता। हम यदि दूसरी अवस्था में बात करें तो जैसे इजिप्ट है, केन्या है ना, इंडिया को अब हमें यहाँ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इंडिया अब यहाँ से जो अगली स्टेज है उसमें आ गया है। ठीक है, बर्थ रेट्स तो हाई है और डेथ रेट जो है उसमें हमें शार्प डिक्लाइन अर्थात तेजी से वो नीचे जाती नजर आती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम रीजंस फॉर चेंज इन बर्थ रेट की बात करें, तो मैनी चिल्ड्रन नीडेड फॉर फार्मिंग, मैनी चिल्ड्रन डाई एट द अर्ली एज, रिलीजियस एंड सोशल एनकरेजमेंट एंड नो फैमिली प्लानिंग। ये कारण है कि क्यों इन क्षेत्रों में ये जो शुरुआती अवस्था है संक्रमण की, इसमें क्यों हम ये देखते हैं कि इतना ज्यादा जो बच्चे पैदा होते हैं, अर्थात इसमें जन्म दरें काफी ऊंची रहती है। ठीक है, तो उसका कारण उन्होंने बताया कि भाई यदि बच्चे ज्यादा हैं तो ये कहा जा सकता है कि भाई हमारे लिए ज्यादा हाथ होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि समाज थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, कृषि पर निर्भरता है, कृषि के अंदर हमें अच्छी खासी मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो सामाजिक और धार्मिक जो रीतियां हैं, जो उनका प्रभाव है, वो भी जनसंख्या नियंत्रण के का पक्ष नहीं लेता। ठीक है, तो ये सब कारण हैं जिसके कारण हम ये देखते हैं कि पहली दो अवस्थाएं जो है, ठीक है, उनमें दोनों में जन्म दरें उच्च रहती है। दूसरी अवस्था के अंदर तो मृत्यु दरें जो है वो तेजी से गिरने लगती है। ठीक है, इसके बाद जब तीसरी स्टेज आती है, तीसरी स्टेज में क्या होती है कि जो जो हमने देखा कि जो डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स के ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो जहां पर मैक्सिमम होता है, ठीक है, वहां से आगे हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं। हम कहते हैं ब्राजील जो है, ब्राजील है, भारत आज की तारीख में यहाँ है। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। हम देखते हैं कि डेथ रेट्स जो है ना, सॉरी बर्थ रेट्स, है ना, तो बर्थ रेट्स यहाँ थोड़ा ठीक ठाक गति से नीचे आती है, डिक्लाइन करती है। ठीक है, नेचुरल सॉरी जो डेथ रेट है, ठीक है, उनमें
उनमें भी गिरावट आती है, लेकिन अब वो गिरावट थोड़ी धीमी हो जाती है। कुल मिला के यदि हम प्राकृतिक वृद्धि की बात करें तो उसमें हमें क्लियरली वृद्धि दिखाई देती है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर और डाइट, ये महत्वपूर्ण भाग हैं जो यहाँ पर हमें देखते हैं कि जो यहाँ पर जनसंख्या जो है, ठीक है, उसकी वृद्धि को दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये जो इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर और डाइट है, इससे मृत्यु दरें जो है वो और भी नियंत्रण में आती है, ठीक है। जो चौथी अवस्था है जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं दिस लो स्टेशनरी, इसमें जापान है, यूएस, फ्रांस, यूके, ये सब आते हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों कम है, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज जो है ना के बराबर, लगभग स्टेबल है, ठीक है। ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। फैमिली प्लानिंग, गुड हेल्थ, इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ वुमेन, लार्ज मैरिजेस, ये यहाँ के रीजंस कहे जा सकते हैं, और चेंजेस इन बर्थ रेट, ठीक है। तो इसके बाद की जो अवस्था आती है, जिसके उदाहरण के रूप में हम जर्मनी को देख सकते हैं, उसमें इनकी जो बर्थ रेट है वो काफी नीचे पहुंच जाती है। इवन वो डेथ रेट की मार्क है उससे भी नीचे पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर हमें जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगता है, जनसंख्या गिरने लगती है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम इसके अंदर। नोटेस्टाइन ने 1945 में जो बात कही थी उस पर हम थोड़ा और फोकस कर लेते हैं। देखिए, नोटेस्टाइन ने जन्म दरों में परिवर्तन के बारे में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, है ना, जन्म दरों के बारे में। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के पीछे मूल कारण आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मृत्यु दरों में आई कमी है। तो मृत्यु दरों में कमी आ गई, जन्म दर ऊंचे हैं तो इनका गैप बढ़ गया, गैप बढ़ने से नेचुरल इंक्रीज जो है वो काफी तेजी से हुआ, ठीक है। और जनसंख्या विस्फोटक तौर पे बढ़ती हुई नजर आई। आय में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं का जाल मजबूत होने जिसके कारण तेजी से मृत्यु दरें घटी और बाद में जन्म दरें भी घटने लगी, ठीक है। 1930 के दशक में पूरे यूरोपीय देशों में मृत्यु दर काफी निचले स्तर पर आ गई थी, है ना, आज से लगभग 90 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या में गर्भ निरोधक उपायों को अपनाया और शहरों में छोटे परिवारों की सोच प्रबलता से आई। प्रोटेस्टाइन ने 3 तरह की जनसंख्या बताई थी, ठीक है, जो उनकी अवस्था के आधार पर निम्न है। नंबर 1, प्रारंभिक उतार की अवस्था, है ना। और इसमें क्या होता है कि जन्म दर प्रतिस्थापन दर से भी नीचे चली जाती है। उदाहरण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि, है ना। ये हम केवल नोटेस्टाइन की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। अगला है संक्रमण की अवस्था, ट्रांजिशनल ग्रोथ। तो उसमें क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च, परंतु इन दोनों के बीच का अंतर भी ऊंचा होता है, अर्थात तीव्र वृद्धि, जैसे जापान और यूएसएसआर। नोटेस्टाइन की जो तीसरी स्टेज है, उच्च वृद्धि विभव अवस्था, हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टेज। मृत्यु दरें उच्च व परिवर्तनी जन्म दरें भी उच्च देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, सभी देश जो पारंपरिक कृषि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े हैं, है ना, वे उच्च जन्म दर व मृत्यु दर वाली अवस्था से निम्न जन्म दर व मृत्यु दर वाली अवस्था से होकर गुजरते हैं। प्रोटेस्टाइन का सिद्धांत जनाकी के सातत्य पर आधारित, ठीक है। अब देखिए हम इसके बारे में थोड़ी सी तथ्यात्मक जानकारी लेते हैं ना, कुछ तथ्य देखते हैं जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो मॉडल है उससे संबंधित है। जैसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर में क्रमिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है ना। तो जो नेचुरल इंक्रीज है वो शुरू में बहुत कम होता है, फिर वो तेजी से बढ़ने लगता है, बढ़ता जाता है, फिर अगली स्टेज में वो फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, और बाद की स्टेजेस में वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। प्रथम और द्वितीय अवस्था में
4 से 14 वर्ष की जो आयु समूह है के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या का 40% से अधिक होती है ना। तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाली जो अवस्था है उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बहुत ऊंची होती है। तृतीय अवस्था में यह 30% से 35% के बीच, चतुर्थ अवस्था में 25% से कम, और इसी प्रकार 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों में संख्या प्रथम व द्वितीय चरण में कुल जनसंख्या का 4 से भी कम, और तृतीय चरण में 4 से 8, और चतुर्थ चरण में 8 से 12 के बीच या इससे अधिक होती है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि किस तरह से समय के साथ में प्राकृतिक वृद्धि में अंतर देखने को मिलता है, और किस तरह से जो विभिन्न अवस्थाएं गुजर रही होती हैं, ठीक है, उन सारी अवस्थाओं में हम देखते हैं कि जो 0 से 14 वर्ष की आयु सीमा है उनके बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक है, और उनका प्रतिशत कितना है, कुल जनसंख्या में उसकी हिस्सेदारी कितनी है, इन सब की बात की चर्चा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। इसके बाद में जो 3 नंबर का पॉइंट है उसमें यह है कि जनसंख्या संक्रमण के विकास से ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के अनुपात में भी भारी परिवर्तन होता है, और वो स्वाभाविक है क्योंकि औद्योगिक विकास के कारण नगरीय जनसंख्या का अनुपात भी बढ़ता है ना। संक्रमण के साथ जनसंख्या व संसाधनों के बीच संतुलन में भी परिवर्तन होता है, और निश्चित रूप से होता है क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है ना, जिनको हम देखते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, और जो एक नेचुरल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आता है, ठीक है। इसके बाद देखो जनसंख्या संक्रमण के अलग अलग नहीं, जनसंख्या संक्रमण के साथ साथ जनसंख्या की संरचना में भी गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे अशिक्षित, पिछड़ा व अल्प आयु वाला ग्रामीण समाज एक निश्चित उन्नत अर्थव्यवस्था वाले नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा वो चर्चा करते हैं इसकी आलोचना, ठीक है ना, कि भाई ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है ना, ठीक है, उसमें कहां कहां पर हमें कमियां देखने को मिलती है। नंबर 1, सिद्धांत कहना उचित नहीं है क्योंकि मात्र जनांकी के इतिहास की व्याख्या की गई है, तो मैंने भिड़ते ही बता दिया, ठीक है। तो इसको हमें सिद्धांत नहीं कहना चाहिए, कोई अनुभविक मूल्य नहीं, है ना, कोई हमने इसके लिए कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं की है। जब ये सिद्धांत आता है तो मैं विद्वानों के बारे में बोल रहा हूँ, है ना, कि ये बहुत ज्यादा जो अनुभविक मूल्य हैं उन पर ये टिका हुआ नहीं है। किसी स्थायी क्रम की भविष्यवाणी संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियां देखने को मिलती है। सभी पश्चिमी देशों के अनुभव एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि बाहर की दुनिया को तो छोड़ो, पश्चिमी जो यूरोपीय क्षेत्र हैं वहां पर भी हम ये देखते हैं कि यदि हम सभी के अनुभवों की बातें करें तो वो एक जैसे नहीं है। स्पेन का अध्ययन बताता है कि वहां जन्म दर में कमी आई जबकि मृत्यु दर उच्च थी, अर्थात जो इस मॉडल में बताया गया है उससे विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। यूएसए में चौथी स्टेज में सेकंड और थर्ड अवस्था की तुलना में अधिक वृद्धि आंकी गई, ठीक है, जबकि वास्तविकता में ये माना गया था कि जो अधिकतम वृद्धि है वो द्वितीय और तृतीय अवस्था में, ठीक है। इस सिद्धांत में ग्रामीण तथा नगरीय भेद की बात की गई है और ये ठीक नहीं है। इतिहास में कई जनांकीय घटनाएं हुई हैं जिन्हें जनांकीय संक्रमण मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता, ठीक है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में बेबी बूम, ठीक है, उसको हम इससे नहीं समझा सकते। इस सिद्धांत के द्वारा संक्रमण के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण बलों की व्याख्या जो है वो भी हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। जनसंख्या संक्रमण के संबंध में जो क्लार्क जो महोदय है ना, उन्होंने देखो क्या कहा है कि पहली, दूसरी और तीसरी 3 अवस्थाएं हैं। मृत्यु दरें हैं वो पहली में तो काफी ज्यादा होती है लेकिन बाद वाली में 15 से कम होती है,
और जन्म दरें जो है वो पहली 2 में तो काफी ज्यादा होती है, 30 से अधिक होती है, लेकिन अंतिम अवस्था में हमें उसमें गिरावट के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में जो हमें जानना और समझना आवश्यक थी। थैंक यू।